सुबह का वक्त था, 4 अप्रैल 2025। मुंबई का कोकिलाबेन अस्पताल, जहां सन्नाटा अपनी चादर बिछाए हुए था। अचानक एक खबर हवा में तैरती हुई हर कोने तक पहुंची। भारत कुमार यानी मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। 87 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। वो शख्स जिसने अपनी फिल्मों से देशभक्ति के लौ को हर दिल में जलाया, आज चुपचाप अलविदा कह गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अभिनेता का जाना था? नहीं, यह उस तूफान का अंत था जो कभी एबटाबाद की गलियों में उठा था। वो तूफान जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे की आग में तपकर मुंबई की फिल्मी दुनिया में चमक बन गया। उनकी कहानी शुरू होती है 1937 से, जब एक छोटे से शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी। यह कहानी सिर्फ शोहरत की नहीं, बल्कि उस दर्द, उस हिम्मत और उस जज्बे की है जिसने एक आम लड़के को भारत कुमार बना दिया। 1937 की गर्मियों का वह दिन था, 24 जुलाई। ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत के एबटाबाद में एक पंजाबी ब्राह्मण परिवार में एक नन्हा मेहमान आया। उनके पिता हरिलाल गोस्वामी एक साधारण इंसान थे। दिन रात मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी माँ राधा देवी एक धार्मिक और साहसी महिला थी। घर में सुबह शाम भजन गूंजते और राधा अपने बच्चों को नैतिकता की कहानियाँ सुनाती। हरे कृष्ण उस घर का सबसे बड़ा बेटा था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो सपनों को सच करने की भूख दिखाती थी। वो गलियों में दोस्तों के साथ खेलता, पतंग उड़ाता और कभी कभी अपने पिता के साथ बाजार जाता। लेकिन यह बेफिक्र दिन ज्यादा न चल सके। 1947 आया और इसके साथ आया वो भयानक बंटवारा जिसने हरे कृष्ण की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हरे कृष्ण तब सिर्फ 10 साल का था। एक रात जब आसमान में चांद भी डर से छिप गया था, उसके परिवार को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। दंगे शुरू हो चुके थे, चारों तरफ आग की लपटें, चीखें और अफरा तफरी थी। हीरालाल ने अपनी पत्नी और बच्चों को सीने से लगाया और कहा, हमारा घर अब यहाँ नहीं रहा। रातों रात वो ट्रक में सवार होकर दिल्ली की ओर चल पड़े। रास्ते में वह भूखे रहे, प्यासे रहे। एक बार तो हरे कृष्ण की छोटी बहन बीमार पड़ गई और माँ राधा रात भर उसे गोद में लिए रोती रही। दिल्ली पहुंचकर वो किसी कैंप में रुकी, एक शरणार्थी शिविर जहां टूटी फूटी टेंटों में जिंदगी गुजारती थी। हरे कृष्ण अक्सर अपने पिता के साथ लाइन में खड़ा होता, जहां राशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। वो दर्द, वो अपने घर को खाने की टीस, वो माँ बाप की आंखों में बेबसी, यह सब उसके नन्हे दिल में गहरे उतर गए। उसने ठान लिया कि अपने परिवार को वह सम्मान दिलाएगा जो बंटवारे ने छीन लिया था। दिल्ली में जिंदगी एक नई जंग थी। हीरालाल ने छोटी मोटी नौकरी शुरू की और राधा ने घर संभाला। हरे कृष्ण ने अपने पढ़ाई हिंदू कॉलेज में शुरू की। वह एक शांत और मेहनती लड़का था। कॉलेज में वह किताबों में खोया रहता, लेकिन उसका मन कहीं और था। एक दिन उसने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखी। स्क्रीन पर दिलीप साहब को देखकर उसके दिल में कुछ हलचल हुई। उसने सोचा, अगर यह मुमकिन है तो मैं भी कर सका हूँ। उस दिन उसने अपना नाम बदलकर मनोज रख लिया। मनोज, एक नाम जो उसे अपने सपनों की ओर ले गया। लेकिन फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले उसकी जिंदगी में एक और किरदार था, उसके चाचा लेखराज भाकरी। लेखराज फिल्म जगत में पहले से ही सक्रिय थे। वो छोटी मोटी फिल्में बनाते थे और मनोज के लिए वो एक गुरु की तरह थे। लेखराज अक्सर कहते, मनोज, यह दुनिया आसान नहीं है, यहाँ मेहनत और किस्मत दोनों चाहिए। उनकी सलाह ने मनोज को मुंबई की राह दिखाई। 20 साल की उम्र में मनोज ने मुंबई का रुख किया। ट्रेन से उतरते ही वो उस चकाचौंध को देखकर हैरान रह गया। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियाँ और सपनों की भीड़, यह सब उसे एक साथ डराता और ललकारता था। शुरुआत में उसे छोटे मोटे काम मिले, कभी सेट पर लाइट्स ठीक करना, कभी छोटे रोल के लिए ऑडिशन देना। कई बार तो उसे रात भूखे पेट गुजारनी पड़ी। लेकिन 1957 में उसकी जिंदगी ने करवट ली। लेखराज भाकरी की फिल्म फैशन में उसे एक मौका मिला। किरदार था एक 80 साल के भिखारी का। 19 साल का नौजवान जिसने बुढ़ापे का मेकअप पहना और ऐसा अभिनय किया कि लोग दंग रह गए। फिल्म हिट तो नहीं हुई, लेकिन मनोज का नाम कुछ प्रोड्यूसर्स की नजर में आ गया। फिर 1960 में कांच की गुड़िया में उसे पहली बार लीड रोल मिला। यहाँ से उनका असली सफर शुरू हुआ। 1962 में हरियाली और रास्ता आई। माला सिन्हा के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। फिल्म के गाने आज भी लोगों की
जुबान पर हैं, लेकिन असली मोड़ 1965 में आया जब शहीद रिलीज हुई। भगत सिंह का किरदार निभाते हुए मनोज ने देशभक्ति को एक नया आयाम दिया। एक सीन में जब वो फांसी के तख्ते पर चढ़ते हैं तो सिनेमा घरों में सन्नाटा छा जाता है। लोग रोते थे, तालियां बजाते थे। इस फिल्म के बाद उन्हें भारत कुमार का खिताब मिला। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे मुलाकात की। शास्त्री जी ने कहा, मनोज, देश को तुम्हारी जरूरत है। जय जवान जय किसान पर कुछ करो। नतीजा था काल 1967, एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें देशभक्ति का प्रतीक बना दिया। गाना मेरे देश की धरती आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। मनोज का करियर अब आसमान छू रहा था। पूरब और पश्चिम 1970 में उन्होंने भारत और पश्चिम संस्कृति के टकराव को दिखाया। सायरा बानो के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। फिर आई रोटी कपड़ा और मकान 1974, एक ऐसी फिल्म जो आम आदमी की जिंदगी को स्क्रीन पर ले आए। इसमें उनका गाना मैं न भूलूंगा लोगों के दिल में उतर गया। 1981 की फिल्म क्रांति ने उन्हें फिर से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। दिलीप कुमार और हेमा मालिनी के साथ उनकी तिगड़ी ने धमाल मचा दिया। इन फिल्मों में मनोज सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वह लेखक, निर्देशक और निर्माता भी थे। उनकी फिल्में समाज को आईना दिखाती थी। किसानों की तकलीफ, देश की एकता और गरीबों का दर्द, यह सब उनकी कहानियों का हिस्सा था। लेकिन हर ऊंचाई के बाद एक ढलान आती है। 1980 के बाद उनका करियर ठहरने लगा। क्रांति की सफलता के बाद उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमजोर पड़ने लगी। क्लर्क 1989 में उन्होंने एक आम क्लर्क की जिंदगी दिखाने की कोशिश की, लेकिन दर्शकों ने नकार दिया। मैदानी जंग 1995 भी फ्लॉप रही। लोग कहने लगे कि भारत कुमार का जादू खत्म हो गया। एक बार एक इंटरव्यू में मनोज ने कहा, मैं वही बनाता हूँ जो मेरा दिल कहता है। हिट फ्लॉप तो किस्मत का खेल है। वो कम फिल्में करने लगे, लेकिन जो बनाई उसमें उनका जज्बा झलकता था। उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म जय हिंद 1999 थी। यह फिल्म ज्यादा चर्चा में नहीं आई और इसके बाद वो धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूर होते चले गए। अब बात उनके परिवार की करते हैं। मनोज कुमार जी की शादी शशि गोस्वामी से हुई थी। शशि उनके कॉलेज की दोस्त थी। दोनों की मुलाकात हिंदू कॉलेज के एक नाटक के दौरान हुई थी। शशि को सादगी पसंद थी और मनोज को उनकी सादगी भरी मुस्कान ने बांध लिया। 1963 में दोनों ने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए, कुणाल गोस्वामी और कोमल गोस्वामी। कुणाल ने कुछ फिल्मों में काम किया, जैसे गुलाम, मुस्तफा 1997, लेकिन वो अपने पिता की तरह शोहरत न पा सके। कोमल ने फिल्मों से दूरी बनाए रखी और अपनी जिंदगी में शांत रहना पसंद किया। मनोज के भाई राजीव गोस्वामी भी थे। राजीव ने कभी कभी मनोज की फिल्मों में छोटी मदद की, लेकिन वो ज्यादा चर्चा में नहीं रहे। उनके बच्चों ने भी फिल्मों से दूरी बनाई और अपनी जिंदगी में मशगूल रहे। मनोज जी की जिंदगी में उनकी पत्नी और बच्चे ही उनका सबसे बड़ा सहारा थे। कुछ अफवाहें उड़ी कि उनकी दूसरी शादी हुई थी, लेकिन यह सच नहीं था। शशि ही उनकी जिंदगी की एकमात्र हमसफर रही। आखिरी दिनों में मनोज मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते थे। वह फिल्मों से दूर हो चुके थे, लेकिन देशभक्ति का जज्बा उनके दिल में जिंदा था। वो अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करते। उनके घर में एक छोटा सा कमरा था, जहाँ उनकी फिल्मों के पोस्टर और अवार्ड सजे थे। वह अपने नाती पोतियों के साथ वक्त बिताते, उन्हें भगत सिंह और गांधी जी की कहानियां सुनाते, लेकिन उम्र ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। 2024 के अंत में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सांस लेने में तकलीफ, थकान और कमजोरी ने उन्हें जकड़ लिया। जनवरी 2025 में उन्हें कोकलाबेन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी उम्र और पुरानी बीमारियों ने हालत नाजुक कर दी। फिर वो दिन आया 4 अप्रैल 2025 सुबह के 3 बजे के करीब। शशि उनके बिस्तर के पास बैठी थी। मनोज ने धीरे से उनकी ओर देखा, मुस्कुराया और फिर हमेशा के लिए सो गए।